नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 10 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 10 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 10 अगस्त की इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 10 अगस्त सन 1894 को वी गिरी का जन्म हुआ था। वह देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे। 10 अगस्त 1966 को अमेरिका ने अंतरिक्ष में रॉकेट उतारने के लिए उपयुक्त स्थान का चित्र लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान भेजा था। 10 अगस्त 1979 को उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को प्रक्षेपित किया गया था। 10 अगस्त 1990 को तकरीबन 15 महीने की यात्रा के बाद अमेरिका का अंतरिक्ष यान मगेलन शुक्र ग्रह पर पहुंचा और उतरने के कुछ ही देर बाद उसका कैलिफोर्निया स्थित संचालन केंद्र से संपर्क टूट गया। 10 अगस्त 2004 को संयुक्त राष्ट्र और सूडान के बीच दारफुर कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये थी दोस्तों 10 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए गठित केवी कामित समिति की है। तो आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने वाली अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति अपने सिफारिशों को आरबीआई को देगी, जिसे आरबीआई संशोधित कर 30 दिनों में अधिसूचित करेगा। समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मनोहरन और आश्विन पारेख रणनीति सलाहकार होंगे और भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। तो ये हैं दोस्तों केवी कामत, जिनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। बात करें रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में, तो आरबीआई ने 7 जून 2019 को जारी किए गए स्ट्रेस एसेट्स के रेजोल्यूशन पर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत एक विशेष विंडो के रूप में रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस की घोषणा की है। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क आरबीआई द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के गठन की परिकल्पना करता है, ताकि इस तरह के मापदंडों के लिए सेक्टर विशिष्ट बेंचमार्क रेंज के साथ रेजोल्यूशन प्लान में आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश की जा सके। विशेषज्ञ समिति इस ढांचे के तहत लागू की जाने वाली संकल्प योजनाओं को वाणिज्यिक पहलुओं में न जाकर सभी खातों के संबंध में 1500 करोड़ रुपए और इसके बाद के आवाहन पर लागू करने की प्रक्रिया का सत्यापन करेगी। आरबीआई ने कॉरपोरेट और रिटेल कर्जदारों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को उन ऋणों के एक मुश्त पुनर्गठन के लिए की जाने वाली अनुमति दी, जो कोविड-19 संकट के कारण वित्तीय स्थिरता को जोखिम कम करने की दृष्टि से तनाव का सामना कर रहे हैं। अब बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935, यानी कि आज से 85 साल पहले। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो जो भारतीय रेलवे है उसने एक ओवरहेड इक्विपमेंट OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। ऐप को समूचे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेनें पहली बार 100% ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची। हालांकि इन ट्रेनों को
कुल संख्या केवल 201 थी। रेलवे का इससे पिछला सबसे अच्छा रिकॉर्ड 23 मई 2020 को 99.54% रहा था, जब सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची थी। बात करें OHE निगरानी ऐप की, तो ओवरहेड उपकरण OHE ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS आधारित पेट्रोलमैन ट्रैकिंग, इसमें ओवरहेड उपकरण खामियों की वास्तविक समय कैप्चरिंग और फोटोग्राफ लेने का भी प्रावधान है। बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर की, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है भारत रूस में होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा। तो जो भारत है रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन काउकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। PA काउकास 2020, जिसे काउकेसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है, में हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO सदस्यों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है। अब जो काउकास 2020 है वो होने वाला है कहां? रशिया के अस्त्राखान में। तो बात करें रशिया की, तो ये रहा दोस्तों मैप में रशिया। बात करें रशिया की, तो रूस यूरोप में और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। कुल 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे कम है। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की मुख्य और राजभाषा जो है वो है रूसी। रूस के साथ जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं उनके नाम हैं नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। यह है रूस का ध्वज और यह है रूस का कुल चिन्ह। रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को और वहां का सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है? मॉस्को। और वहां की राजभाषाएं हैं रूसी और वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। कौन है दोस्तों? दिमित्री मेदवेदेव। और वहां के उच्च सदन को बोला जाता है संघीय परिषद और वहां के निम्न सदन को बोला जाता है सीनेट ड्यूमा। और वहां की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है दोस्तों रूबल। नेक्स्ट करंट अफेयर है दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। तो दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख तक के प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करें इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की, तो इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार के लिए यह राशि 1.5 लाख होगी। नई ईवी योजना प्रगतिशील के रूप में और नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है। साथ ही दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहनों पर कम ब्याज वाला लोन भी देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार 1 साल में इसकी स्थापना करेगी ताकि इन वाहनों को चलाने वाले लोगों को 3 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिल सके। इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत एक स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी, जो देश में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी।
अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कहां शुरू की गई है? नई दिल्ली में। तो ये है दोस्तों दिल्ली। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो भारत की राजधानी है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित हैं। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी है जिसके किनारे यह बसा हुआ है। यह प्राचीन समय में गंगा के मैदान से होकर जाने वाले वाणिज्य पथों के रास्ते पर पड़ने वाला मुख्य पड़ाव था। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और अतिरिक्त राजभाषा है पंजाबी और उर्दू। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी जिन्हें यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे जो यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं, मई 2015 में यूपीएससी में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। अब प्रदीप कुमार जोशी बने हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष। बात करें यूपीएससी की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। आयोग वार्षिक भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारियों का चयन करने के लिए 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी का मुख्यालय स्थान है दोस्तों नई दिल्ली में और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई थी दोस्तों? 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाने जाने वाला अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश के भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा भी दिया था। इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत 2021 में आईसीसी टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 के कारण स्थगित आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने की पुष्टि की है। वहीं भारत योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो 2021 जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप है उसका मेजबानी करेगा इंडिया और 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें
टूर्नामेंट के फॉर्मेट की, तो आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2021 का फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, और उस आयोजन के लिए योग्य सभी टीमें अब 2021 में भारत में हिस्सा लेंगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 के लिए एक नई क्वालिफाई प्रक्रिया चलाएगी। स्थगित किए गए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का प्रारूप वैसा ही रहेगा जैसा कि 2021 के लिए था। 5 टीमें पहले से ही इस आयोजन के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और 2022 तक वो चलेंगी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने के लिए अंतिम 3 टीमों के चयन प्रक्रिया जुलाई 2020 में श्रीलंका में आयोजित होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह कार्यक्रम 2021 में आयोजित किया जाएगा। बात करें आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मोटो है दोस्तों वो है क्रिकेट फॉर गुड, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, यानी कि आज से 111 साल पहले। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई, और दुबई कहाँ है दोस्तों? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और अभी इसके 104 देश सदस्य हैं और इसके चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा, और इसके अभी सीईओ हैं वो है मनु साहनी। कौन है दोस्तों? मनु साहनी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पीएस रानीप से होंगे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक। तो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। कौन? पीएस रानीपसे। तो ये हैं पीएस रानीपसे। तो ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे 1995 बैच के अधिकारी हैं, जो इससे पहले ओडिशा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक ओडिशा का पदभार भी संभाला था। अब पीएस रानीपसे बने हैं सीआरपीएफ के महानिरीक्षक। तो बात करें सीआरपीएफ की, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य या संघ शासित प्रदेश की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था और भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी दोस्तों 27 जुलाई 1939 को, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली में। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो है होम मिनिस्ट्री, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं वो हैं अमित शाह। तो अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो वो इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नवंबर में रिलीज होगी नीना रॉय द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक। तो नीना रॉय ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? अमेजिंग अयोध्या। तो ये है नीना रॉय और ये है इनके द्वारा लिखित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या। तो नीना रॉय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा किया जा रहा है। लेखक अन्य प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना करती है ताकि पाठक खुद को अतीत से जुड़ा हुआ महसूस करे और पुस्तक की सामग्री समकालीन दिखाई दे। किताब इस साल नवंबर में रिलीज की जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? और इसका सही आंसर है दोस्तों विजय कुमार चौधरी। तो विजय कुमार चौधरी ने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी है। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका जो आंसर दिया था वो दिया था नीतीश कुमार। तो बता दूं दोस्तों, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है विजय कुमार चौधरी ने, और नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। तो विजय कुमार चौधरी ने लिखी है और नीतीश कुमार ने उसका विमोचन किया है। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, हरदयाल प्रसाद को
किसका नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है एसबीआई कार्ड, पेटीएम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।